हेलो नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केजीएस के चैनल पर। मैं हूं नवनीत और आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की और ख़ासकर हिंदी साहित्य से, तो उन लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि आखिर सिलेबस क्या है, किस तरीके से तैयारी किया जाए। कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे पेड क्लासेस लिए हो, चाहे वाईटी ले रखे हो, किसी भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हो या हमारे साथ भी जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने सिलेबस के बारे में जानकारी करना। और सिलेबस में कहाँ तक विस्तार है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा कि प्रत्येक यूनिट जो 10 यूनिट में बटा हुआ है, वो 10 यूनिट से लेकर के पहले अगर हम बात करते पहली यूनिट से 10वीं यूनिट तक, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस में क्या क्या पढ़ना है। कुछ यूनिट ऐसी भी हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ में मर्ज करके भी पढ़ सकते हैं, उससे हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि समय कम है। यदि दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं या जून को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये सिलेबस को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने आप को दोबारा से रिमाइंड भी करा सके कि किसी पार्ट में आपकी त्रुटि है, कोई पार्ट छूट गया है, कुछ पार्ट पढ़ना है, तो उसको भी देखने के लिए सिलेबस को एक बार समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम सिलेबस के लिए। और यहाँ पर पहले देखेंगे हिंदी साहित्य का परिचय। और हिंदी साहित्य के परिचय के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य का परिचय कैसे होगा, तो हम बात करेंगे आज जो है हिंदी साहित्य के नवीनतम पाठ्यक्रम का, एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। जो फर्स्ट यूनिट होती है, जो पहली यूनिट है, उसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। मतलब हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका विकास का क्रम कैसा रहा, हिंदी का कहाँ कहाँ तक आज फैली हुई है हिंदी। अर्थात अगर हम बात करते हैं कि हिंदी कंप्यूटर की भी भाषा बनती जा रही है, उन सभी क्षेत्रों में भी हम देखेंगे संचार के माध्यम के रूप में। तो अगर बात करते हैं कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसको पाते हैं और एक एक करके पार्ट में यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। जैसा कि हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, अब आर्य भाषा को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। फिर प्राचीन आर्य भाषा में जैसे वैदिक संस्कृत आ जाता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली वगैरह है, फिर प्राकृत है, सौरसेनी है, अपभ्रंश है और उनकी विशेषताएं हैं। अपभ्रंश या अवहट्ट भी इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। फिर पुरानी हिंदी का संबंध क्या है, कैसे किन लोगों ने इसको पुरानी हिंदी कहा, मतलब किसने क्या क्या कहा, उसके बारे में देखेंगे। आधुनिक भारतीय भाषा और उनका वर्गीकरण भी इसी यूनिट में हमें पढ़ना है। साथ में हिंदी का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक, भौगोलिक विस्तार में जैसे बात करते हैं तो हिंदी की उपभाषाएं क्या है, पश्चिमी हिंदी क्या है, पूर्वी हिंदी क्या, राजस्थानी हिंदी क्या, पहाड़ी हिंदी है, उनकी बोलियाँ जो 18 बोलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में ब्रज और अवधी भाषा की विशेषता और हिंदी के विविध रूप, जैसे अगर हम देखते हैं कि हिंदी है, उर्दू है, दक्षिणी हिंदी है या हिंदुस्तानी है, अलग अलग लोगों ने क्या क्या नाम दिया है। साथ में इसमें रेखता वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। हिंदी का भाषिक स्वरूप के संदर्भ में जैसे अगर चलते हैं, तो भाषिक स्वरूप में अगर हम देखते हैं तो हिंदी का स्वनिम व्यवस्था खंडे और खंडेतर जो है ध्वनिया वर्गीकरण का आधार है। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन और काल कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा के प्रयोग और विविध रूप। अगर हिंदी के विविध रूपों में फिर चलते हैं तो फिर के देखेंगे उसकी बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, हिंदी और कंप्यूटर तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि। अब लिपि के बारे में देखते हैं, तो लिपि में अगर चलेंगे तो लिपि में आता है उसकी विशेषता और उसका मानकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर चलते हैं हम लोग सेकंड यूनिट में, जिसमें कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य में तो सबसे बड़ी यूनिट के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण इतिहास इसमें इसका छिपा है, चाहे आदिकाल हो, भक्ति काल हो, ये सारा। तो हिंदी में पहले तो देखते हैं साहित्य या हिंदी साहित्य का दर्शन, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य की लेखन की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, फिर आएंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसका नामाकरण। इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला जो काल आता है वो आदिकाल आता है। तो आदिकाल की विशेषता क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है,
और आदिकाल के अंतर्गत ही हम रासो साहित्य या आदिकालीन हिंदी, जैन, सिद्ध या जिसको हम नाथ कहते हैं या रास साहित्य भी कहा जाता है, किसको, जैन साहित्य को, फिर सिद्ध और नाथ साहित्य, फिर अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावलियाँ। लौकिक साहित्य में अगर हम चलते हैं, फिर लौकिक साहित्य इसी का भाग हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता हमारा भक्ति काल। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक क्या कारण थे, अखिल भारतीय स्वरूप कैसा रहा, वैशेषिक पृष्ठभूमि क्या थी, या भक्ति काव्य से संबंधित सामाजिक, जो अगर हम बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और नैनावार और अलावर संतों के बारे में भी इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा। साथ साथ में भक्ति काल के काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनके वैचारिक आधार के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे सगुण निर्गुण भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, या ज्ञान आश्रय कवि, प्रेम आश्रय कवियों के बारे में भी देखेंगे। फिर आ जाता अपना रीतिकाल। रीतिकाल में देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनकी प्रवृत्तियां और जो आचार्यत्व है उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य देखेंगे। फिर आता है हमारा अगला आधुनिक काल और उसकी गद्य उद्भव और विकास के बारे में देखेंगे। फिर इसी में शुरू हो जाता है हमारा, जैसे गद्य उद्भव के बारे में जब बात करेंगे तो इसमें नाम जरूर हम लेंगे भारतेंदु जी का। तो भारतेंदु के पूर्व हिंदी कैसी थी और भारतेंदु के काल में हिंदी कैसे रही, और 1857 की क्रांति, पुनर्जागरण, भारतेंदु युग और उनकी पत्रकारिता का आरंभ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला युग आ जाता है भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग, उसको देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग में, जिसको हिंदी नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय काव्य धारा के फिर शुरुआत हो जाती है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि को देखते हैं, जिसमें हम स्वच्छंदतावाद के बारे में उनके प्रमुख कवि, छायावाद के प्रमुख कवि, छायावाद की विशेषताएं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नेकेनवाद, ये बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और इन सभी में लगभग हम लेकर चलेंगे समकालीन कविता, मतलब कंटेम्प्रेरी जितने भी काव्य हैं 2000 तक के बारे में, सन 2000 तक हमें इसमें पढ़ेंगे। अब चलते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। यूनिट 2 का ही भाग है ये गद्य विधाएं, और उस गद्य विधाओं के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी के उपन्यास में भारतीय उपन्यास की अवधारणा क्या है, प्रेमचंद के पूर्व, प्रेमचंद के बाद, प्रेमचंद के काल में, 3 अलग अलग रूपों में इसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रेमचंद युग और उनका प्रेमचंद का परिवर्ती उपन्यास से लेकर के 2000 तक चलेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, और साथ साथ में अगर देखते हैं कमलेश्वर वगैरह का जो हिंदी साहित्य के, मतलब हिंदी कहानियों के क्षेत्र में जो योगदान वगैरह, उसको देखेंगे। कहानी आंदोलन जो है उसको भी इसी में पढ़ लेंगे। फिर नाटक जो है, नाट्य रागमंच क्या है, मतलब मंचन का क्या प्रकार रहा है, अलग अलग लोगों ने मंच को किस नज़रिए से देखा है, मंच का विकास कैसे, उसके चरण क्या है, भारतेंदु युग में कैसा रहा। फिर अगर हम जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करते हैं, उन्होंने रंगमंच को किस तरीके से देखा। साठोत्री युग शुरू हो जाता, साठोत्री काव्य है, उनके प्रमुख नाटककार, और ये सब जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सन 2000 तक के अध्ययन इसमें हम करेंगे। साथ में इसी में देखते हैं हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, जैसा कि मैंने आपको बोल ही दिया। फिर छोटे छोटे पार्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह, जो कि छोटे स्तर पर छोटा संदेश देने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग और प्रस्तावना क्या रहती है। निबंध, उसका उद्भव विकास, उसकी विधा किस तरीके से संयमित होती है। फिर आता है हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास, मतलब हिंदी में आलोचना और उसका विकास कैसे होता है। तो समकालीन आलोचना, उनके विविध प्रकार देख लेंगे। फिर हिंदी के अन्य गद्य विधाएं भी हैं, जैसे विधा का मतलब विभिन्न प्रकार से हिंदी को जो व्यक्त किया जाता है, तो उसमें हमारा रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा है, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है। साथ साथ में अगर हम चलते हैं कि प्रवासी जो साहित्य है और उनके साहित्यकार हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये सब कुछ है यूनिट 2 में। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहते हैं कि यूनिट 2 सभी यूनिट में सबसे बड़ी है। फिर तीसरे नंबर पे यूनिट जो आती है वो हमारा साहित्य शास्त्र है। साहित्य शास्त्र के संदर्भ में अगर चलते हैं तो आपको नाम से तो पता चल ही गया होगा, जिसमें साहित्य के बारे में उसके काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन, मतलब उसका अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य क्या है, समाक्षीकरण क्या है, समाधिकरण क्या है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर इनसे संबंधित कुछ सिद्धांत जैसे दिया जाता है, उसमें हम देखते हैं प्लेटो का सिद्धांत है, अरस्तु का है, अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत देख लेते हैं, त्रासदी विवेचन है, विरेचन सिद्धांत है। फिर वुडवर्थ के सिद्धांत में अगर बात करते हैं तो काव्य भाषा का सिद्धांत है।
कॉलरिज के बारे में अगर बात करते हैं, कल्पना और फैंटेसी का क्या सिद्धांत है, टी.एस. इलियट का जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है और परंपरा की जो अवधारणा है, इसके अलावा आई.एस. रिचर्ड का जो सिद्धांत है, जैसे मूल का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत है, काव्य भाषा रूप है। फिर रूसी रूपवाद में अगर बात करते हैं, इसमें नई समीक्षा, मिथक जो है, फैंटेसी या फैंतासी या कल्पना, प्रतीक, बिंब किस तरीके से बनते हैं, बिंब का निर्माण क्या होता है, बिंब की अवधारणा क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। वो है हमारी यूनिट 2, मतलब यूनिट 3। और यूनिट 4 में अगर बात करते हैं तो वैचारिक पृष्ठभूमि। अब वैचारिक पृष्ठभूमि में अगर इसको यूनिट 2 के अंदर कवर करना चाहें तो आराम से कवर किया जा सकता है। जैसे हिंदी नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि जब हम चलेंगे तो नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु हिंदी और नवजागरण महावीर, मतलब जो अगला आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला, वो सब उसी में शामिल हो जाता है। फिर इसमें अगर थोड़ा सा अलग से हमें दूसरों के विचारों को अगर शामिल करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे कौन सा, गांधीवादी दर्शन क्या रहा, अंबेडकर दर्शन क्या है, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद और मनोविश्लेषण और अस्तित्ववाद, इन सबको अलग अलग पढ़ लेंगे। तो जब हम मनोविश्लेषण वाद के बारे में पढ़ते हैं या अस्तित्ववाद के बारे में पढ़ते हैं तो जो रचनाएं, जो साहित्य हम लोगों को लिखी गई हैं, उनका लिखने का जो तरीका है, उनके पीछे का मोटिव क्या है, वो भी समझ में आ जाएगा। फिर आधुनिकतावाद है, अस्मिता मूलक है, विमर्श है, जिसमें अस्मिता अर्थात होता है पहचान, जिसमें इनकी पहचान जो साहित्य में खो गई थी, स्त्री, दलित या आदिवासी हैं, उन सभी के ऊपर इस पर प्रकाश डालेंगे। यूनिट 5 में अगर बात करते हैं तो हिंदी काव्य या हिंदी कविता के संदर्भ में बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट जो है काफ़ी फेमस है। अमीर खुसरो में अगर चलते हैं तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। ध्यान रखिएगा कि जितना भी हम काव्य का पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, सबका कुछ कुछ गिना चुना आपको दिया गया है, तो उसके अंडर में अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा सा प्रॉपर तैयारी आप कर सकते हैं। अगर विद्यापति की पदावलियों की बात करते हैं तो संपादक डॉक्टर नागेंद्र झा वाला, और उसमें पद संख्या दी गई 1 से 25 तक। फिर बात करते हैं कबीर की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो लिखा गया है 160 से लेकर के 200 तक के मध्य के बारे में ही हम यहाँ पढ़ेंगे। जायसी के ग्रंथावली की अगर बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का नागमती वियोग खंड वाला ही पढ़ना है, और सूरदास का भ्रमर गीत का सार जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और संख्या जो है 21 से लेकर के 70 तक। फिर तुलसीदास जो रामचरितमानस का उत्तरखंड हमें पढ़ना है, और बिहारी सतसई में जगन्नाथ दास के द्वारा जो लिखा गया है वो जो है दोहा संख्या 1 से 50 तक देखना है। घनानंद का कवित्व जो है विश्वनाथ मिश्र के द्वारा, इसमें कवित्व की संख्या 1 से लेकर के 30 तक हमें पढ़ना है। मीराबाई जो विश्वनाथ त्रिपाठी का जो संपादन है, उसमें अगर हम बात करते हैं प्रारंभ से लेकर के 20 पद देखना है। वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, साकेत का भी 9वां सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आंसू है, कामायनी है, और कामायनी में भी सिर्फ श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा वाला पार्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। निराला की जूही की कली अगर हम देखते हैं, और उसके साथ में जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, ये तीनों इनकी आ जाती हैं। फिर राम की शक्ति पूजा भी इसी में है, कुकुरमुत्ता है, बांधो नाव न इष्ठाओ बंधु। सुमित्रानंद पंत के बारे में अगर बात करते हैं तो परिवर्तन, प्रथम रश्मि। फिर महादेवी वर्मा की अगर बात करते हो, बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये, और फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण। फिर आता है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी का भी 3य अंक, और रश्मरथी। नागार्जुन का अगर बात करते हैं तो कालिदास और बादल को घिरते देखा है। ये इन लोगों की कविताएं हैं जिनको आप लोगों को पढ़ना है। काल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के जो है कालगी बाजरे की, और साथ साथ में जो ये है दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, सब अज्ञेय का, असाध्य बेड़ा, कितनी नाव में कितनी बार। फिर आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र में गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल। फिर आते हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, इसमें भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। फिर धूमिल की रचनाओं में बात करते हैं, नक्कलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद यहाँ पर देखने को मिल जाता। अब चलते हैं जरा हम 6ठे यूनिट पर, जिसमें है उपन्यास। तो उपन्यासों की संख्या वही लगभग आपको देखने को मिल जाती है। एक उपन्यास आपको मिल जाता है देवरानी जेठानी, जो कि गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया है।
फिर है गुरु परीक्षा गुरु आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर है गोदान, अज्ञेय के द्वारा शेखर एक जीवनी, लेकिन भाग एक ही पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है, यशपाल का झूठा सच है, अमृतलाल नागर का मानस का राजहंस, भीष्म साहनी की जो है तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का है जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का है आपका बेटा बंटी, और जगदीश चंद्र का है धरती धन्ना अपना। ये सारे पार्ट्स हम लोगों को पढ़ना, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। चलते हैं इकाई 7 में, जिसमें है कहानियाँ। कहानियों में टोटल 21 कहानियाँ आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली है, इसके अलावा एक टोकरी मिट्टी भर है। फिर बात करते हैं, एक कहानी है राही, फिर ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और फिर है कानों में कंगना, और फिर उसने कहा था, और आकाशदीप है, अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु का ही तीसरी कसम है, लाल पान की बेगम है, और गैंग्रीन जो कहानी है शेखर मतलब कोसी के घटवार, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, और कृष्णा शोभती का जो है सिक्का बदल गया, और हरिवंश परसाई, हरिशंकर परसाई की, जो कि जानते हैं सटायर के क्षेत्र में इनका काफ़ी नाम है, तो इन्होंने लिखा है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ज्ञानरंजन का लिखा गया पिता, और कमलेश्वर के द्वारा राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा का परिंदे। ये जो है कुछ 21 कहानियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, और ऐसा नहीं कि इन कहानियों को आपको 21 दिन लगेंगे पढ़ने में, कि एक कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनको 5 से 6 कहानियाँ आपको एक दिन में ख़त्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, जिसमें है नाटक। नाटकों में कुछ विशेष प्रकार के नाटक हमें देखने को मिलता है। भारतेंद्र जी के हमें नाटक देखने हैं, तो भारतेंद्र जी के 2 नाटक हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का जो है सिंदूर की होली है। मोहन राकेश के भी 2 नाटक हमें देखने को मिलते हैं, एक है आधे अधूरे, दूसरा है आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर के बारे में बात करते हैं, आगरा बाजार, इसमें से देखेंगे आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इस बार वाले में भी आए थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी है, और शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क का है अंजो दीदी, और मन्नू भंडारी का महाभोज। ये कुछ नाटक आप लोगों को पढ़ने हैं। 9वें में चलते हैं निबंध वाले पार्ट में, तो निबंध में अगर आप देखते हैं तो भारतेंद्र जी का निबंध है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 2 निबंध है, एक है दिल्ली दरबार दर्पण, और दूसरा है भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति, और बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल की है कविता क्या है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में अगर बात करते हैं तो मजूरी और प्रेम। कुबेरनाथ का अगर बात करते हैं उत्तर फाल्गुनी के आसपास, और विवेकी राय उठ जाना मुसाफिर, और नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। अब चलते हैं अपना 10 और अंतिम यूनिट, जिसमें हम देखेंगे आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। इसमें आपको दिख जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का जो मिल जाता है ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया आपको मिल जाता है, शिवानी जी का शिवानी देवी, प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी मतलब एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, और रमणिका गुप्ता की है आप दुर्गे, हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव, और कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, और मुक्ति बोध एक लेखक की डायरी। राहुल संकृत्यायन लिखते हैं मेरी तिब्बत यात्रा, और अज्ञेय कहता है यायावर याद रहेगा याद। ये इस प्रकार से आप लोगों की 10 यूनिट है, जिसमें आपको एक साफ साफ बता दिया है क्या क्या पढ़ना है। फिर भी मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा आपको इसके बारे में कि देखो यूजीसी नेट या जेआरएफ का सिलेबस इतना तो रहता है, लेकिन इसका विस्तार काफ़ी रहता है, और इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा अगर आप और अपनी तरफ से भी प्रयास करें, इनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमने बताई, और साथ साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्लासेस मैं आप लोगों को यूट्यूब पर भी लेकर के आता रहता हूँ, पेड में भी इससे रिलेटेड क्लासेस चलती रहते हैं। फिर भी
आप लोगों को किसी प्रकार से कुछ पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड वीडियो और उस किसी पार्ट विशेष में आपको जितना मैंने बताया इनसे रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करें, हम उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तरीके का श्योर शॉर्ट सिलेक्शन का जो तरीका है उसको भी आपसे डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे। चाहे आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं या जून के लिए, दोनों के लिए अभी ये सिलेबस आपके लिए पर्याप्त है। बस इसको पढ़ने के लिए एक ब्रॉडर व्यू को इस्तेमाल करें, एक खुली सोच का इस्तेमाल करें पढ़ने के लिए, जिसमें आप किसी भी संदर्भ को किसी बधे बधाए क्षेत्र में ना देख करके बल्कि उसके सभी पक्षों का यदि अध्ययन करते हैं तो आपको समझ जितनी ज़्यादा विकसित होती चली जाएगी उतने ही ज़्यादा आप रटने की प्रवृत्ति से परे होंगे। समझ करके जब आप करेंगे तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे और आप सफल हों, आप जो है जीवन में आगे बढ़ें और जॉब ले लें या किसी एक ऐसे पद पर पहुंच जाएं जिसकी आपकी आकांक्षा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज मैं अभी लेता हूं विदा। मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ में आप से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।